महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी की महायुति पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं अब कांग्रेस का एनडीए गठबंधन भी खुलकर मैदान में आ गया है। उसके सभी स्टार प्रचारक मैदान में हैं और इसी राजनीतिक गर्मी के बीच कन्हैया कुमार जैसे फ्लॉप नेता निजी हमलों से बढ़कर राजनीति में परिवार तक को खींच रहे हैं और गैर जरूरी भाषणबाजी कर ओछी टिप्पणियां करने लगते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कन्हैया कुमार को रोकने की जगह उसके बेशर्मी भरे बयानों की जस्टिफाई भी करने लग गए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की। कन्हैया कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी और हम धर्म बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कन्हैया कुमार के इस बयान पर तीखा विवाद शुरू हो गया है और भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आखिर ऐसी सोच से आजादी कब मिलेगी, ऐसे छिछोरे लोगों से कांग्रेस आजादी कब पाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स ने महाराष्ट्र की बेटी के लिए घोर अपमानजनक टिप्पणी की है जो आतंकियों और नक्सलियों का समर्थन करता है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कन्हैया कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि केवल राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर बड़ी बेशर्मी से अपने बगल में बैठे कांग्रेसी नेता से पूछा कि क्या वो रील बनाने के लेकर बात कहेंगे तो ये अपमान हो जाएगा। कन्हैया कुमार ने नागपुर में कांग्रेस क्रेडिट का प्रचार करते हुए कहा था, अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे आप एक सवाल पूछिए कि इस लड़ाई में आपके बेटा और बेटी भी हमारे साथ चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। दरअसल बीते सप्ताह देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि विपक्ष वोट जिहाद कर रहा है और उससे मुकाबले के लिए हमें धर्म युद्ध करना होगा। माना जा रहा है कि कन्हैया ने उसका जवाब देते हुए टिप्पणी की, लेकिन विवादित बोल गए। अब उन पर हमला बोलते हुए पूनावाला ने कहा कि नक्सली और अफजल गुरु समर्थक ने मराठी महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अमृता फडणवीस का अपमान महाराष्ट्र की हर महिला के साथ बदसलूकी है। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड माल और इम्पोर्टेड माल जैसी बातें करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुड़ादे से है। साल 2009, 2014 और 2019 में फडणवीस ने इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी। वो 1999 और 2004 में नागपुर पश्चिम सीट से जीते थे। इसके बाद 2009 से दक्षिण पश्चिम सीट अस्तित्व में आई, तभी से देवेंद्र इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही राउंड में मतदान होना है। उससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सूबे के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आने वाले हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। पहले जब उद्धव ठाकरे कहीं जाते थे तब जय भवानी जय शिवानी जी के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठता था और अब उद्धव ठाकरे का स्वागत नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे से लग रहा है। वैसे इसका हिंदी मतलब यह है, स्तुति करो कि सिर्फ अल्लाह ही एकमात्र श्रेष्ठ है। पूरे विश्वास में किसी व्यक्ति ने इतनी जल्दी अपनी विचारधारा नहीं बदली होगी। इसी बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के सिलोड विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा के लिए तैयार हैं, अगर वो भी बातचीत करना चाहते हैं। ये बयान 2019 में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद पहली बार आया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए उनसे शिवसेना के साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारे बीच मतभेद है, लेकिन अगर आपकी ओर से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूँ। हमें एकजुट होकर सिलोड की छवि सुधारनी चाहिए। यह मौका है अब्दुल सत्तार को हराने का। अब्दुल सत्तार वर्तमान में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के मंत्री हैं। वे 2019 के विधानसभा चुनावों में शिवसेना में शामिल हुए थे। उस समय शिवसेना एकजुट थी और उद्धव ठाकरे के हाथों में पार्टी की कमान थी। अब सत्तार सिलोड से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मुस्लिम मतदाता लगभग 20% हैं। उद्धव ने सत्तार को गद्दार बताते हुए कहा, गद्दारों ने एकजुट होकर सत्ता का दुरुपयोग किया है। गरीबों को परेशान किया जा रहा
है ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। मैंने 2019 में उन्हें शामिल करके गलती की थी और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। उद्धव 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान सत्तार की शिवसेना में शामिल होने का जिक्र कर रहे थे। उद्धव ने आरोप लगाया, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मेरे सपने को साकार करने में मेरी मदद करेंगे, मेरे सपने को भूल जाइए। उन्होंने गरीबों के जीवन को दुस्वप्न बना दिया है और पैसे बटोरने जारी रखा। सत्तार की आलोचना करते हुए उद्धव ने कहा, सभी गद्दार एक साथ आ गए हैं और मंत्री पद मिलने के बावजूद उनकी भूख शांत नहीं हुई है। वे अभी लालची बने हुए, वे सभी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, यही मैं सिलोड वासियों से कहना चाहता हूँ। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, सिलोड में डर का माहौल है। मैं बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इस अवसर को ना चूके। सच्चा बीजेपी कार्यकर्ता गुंडागर्दी के खिलाफ है और आतंक का अंत चाहता है। हमारी संस्कृति और परंपराएं अलग हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने सत्तार को लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे भगवा पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। बीजेपी और सत्तार के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब जलना लोकसभा सीट बीजेपी नेता राव साहब दानवे के हार का आरोप सत्तार पर लगा। सत्तार ने न केवल दानवे का समर्थन करने में रुचि नहीं दिखाई बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार कल्याण काले की जीत का सार्वजनिक अभिनंदन भी किया। अब दानवे के करीबी सुरेश बांकर शिवसेना के टिकट पर सत्तार के खिलाफ मैदान में है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और उद्धव ठाकरे की यह पहला शिवसेना और बीजेपी के बीच संभावित सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद ही परेशान है, ऊपर से रोकने के बाद भी चुनावी पनौती राहुल गांधी पहुंच गए हैं प्रचार करने। खैर, वहां तो एनडीए की जीत सुनिश्चित कर दिया है, पर इधर महाराष्ट्र में भाजपा वाले बड़े परेशान हैं कि उनका स्टार प्रचारक महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ रहा है। हरियाणा चुनाव से साबित हो गया है, जहां कांग्रेस के जीतने की उम्मीद हो वहां 4-6 सभाएं राहुल गांधी कर दें तो पार्टी निश्चित रूप से हार जाती है। अभी तक तो बहाना था कि राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी का प्रचार कर रहे हैं, पर अब तो वो बहाना भी नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रचार करने शुक्रवार को झारखंड पहुंचे। गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। एटीसी से क्लियरेंस न मिल पाने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर फंसा रहा। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोके जाने को लेकर झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। झामुमो नेता ने कहा कि जुमई में पीएम मोदी की सभा की वजह से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रोका गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, सिर्फ अपनी पार्टी का सांसद होता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से बीजेपी घबराई हुई है। झामुमो नेता ने दावा किया कि झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी डबल डिजिट में भी आएगी। बता दें कि बीजेपी झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि घुसपैठ झारखंड बीजेपी में है। उन्होंने बाबुल लाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधुकोड़ा को बीजेपी का घुसपैठिया बताया। कांग्रेस प्रभारी गुलाब अहमद मीर के सवाल पर सुप्रीमो भट्टाचार्य बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि गुलाब अहमद मीर का बयान अभी संज्ञान में नहीं आया। जहां तक बांग्लादेशी और घुसपैठिए शब्द की बात है तो बांग्ला भाषी को बीजेपी वाले झारखंड में बांग्लादेशी बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में नए लोग नौकरियों और शिक्षा के लिए आए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झामुमो नेता ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री झारखंड की तरफ नहीं देखेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनाल शांति ने कहा कि चुनाव में समान अवसर देने की बात करने वाली चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को ऐसी घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर गहनता से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर किस वजह से बार बार सिर्फ इंडिया ब्लॉक के नेताओं का चॉपर को उड़ान भरने से रोका जाता है। चुनाव आयोग से पहले भी झामुमो द्वारा इस पूरे मामले में शिकायत की गई है, लेकिन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे आयोग की निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सेना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपनी हार का ठिकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश कांग्रेस के नेता ना करें। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा होता है तो उस समय नो फ्लोइंग जोन का सामना भी करना होता है, क्योंकि वह प्रोटोकॉल में शामिल। लेकिन इसको आधार बनाकर भाजपा पर आरोप लगाना उचित नहीं। जनता समझती है कि इस तरह के आरोप पूरी तरह से राजनीतिक हैं। अभी 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में तो पहले चरण का चुनाव हो भी गया और इस बार पिछली बार के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट पड़े। कहने को तो इन चुनावों में कई मुद्दे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पूरा चुनाव 360 डिग्री घूमकर एक ही मुद्दे पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा उछाला था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और ये कहना
अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों राज्यों का चुनाव इसी नारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस नारे की गूंज से विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल है। विपक्षी नेता अब तक ना तो इस नारे का काट ढूंढ पाए हैं और ना ही जनता का ध्यान इस नारे से भटका पा रहे हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस की पूरी कोशिश इस बात को लेकर के है कि मुस्लिम वोट बटने ना पाए, वहीं दूसरी ओर वो जातीय गणना की बात भी कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हिंदुओं को जाति के नाम पर वो बांटने की कोशिश कर रही है। यानी एक बात तो साफ है कि जहां बीजेपी हिंदुओं को जाति के नाम पर बंटने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करने में जोर शोर से जुटी हुई है। इसकी वजह से चुनावी राजनीति इन्हीं दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है और बाकी मुद्दे गौण हो गए हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुओं की हर जाति को साधने की जो कोशिश की, उसमें वो कामयाब रही। कांग्रेस उस चुनाव में अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजों ने उसे बड़ा झटका देते हुए लोकसभा चुनाव में मिले एडवांटेज को भी खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट तो बढ़ाने में सफल रही ही, साथ ही बीजेपी को बहुमत के आंकड़ों से नीचे रोककर उसने चुनावी हवा के एक तरफा रुख को रोक दिया था। मगर 4 महीने में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की गाड़ी को फिर से पटरी से उतार दिया। हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि उसके तुरुप का सबसे बड़ा इक्का हिंदुत्व कार्ड ही है। सो वो अब खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस को बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत नागवार गुजर रहा है। हालांकि इस नारे के सफल लॉन्च के बाद बीजेपी एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है जैसे दूसरे स्लोगन भी आजमा रही है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। इनके चुनावी भाषण के केंद्र में हिंदुत्व है और ये लगातार मुस्लिम घुसपैठी, इस्लामिक जिहादी के खतरे की बात जनता के सामने रख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बाद अब बीजेपी अनुच्छेद 370 को लेकर भी काफी आक्रामक है। ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस घिरी नजर आती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त भी नजर आती है कि 2 धाराओं में बटी इस राजनीति में मुस्लिम वोट उसे ही मिलेंगे। यहाँ से याद दिलाना जरूरी है कि 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार का जब कांग्रेस ने पोस्टमार्टम किया था, तब उसे लगा कि मुस्लिम की ओर से ज्यादा झुकाव होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हालांकि 10 साल बाद अब कांग्रेस इससे काफी आगे निकल चुकी है और बार बार आरोप लगाने के बाद भी वो मुस्लिम समुदाय की ओर झुकी नजर आती है। इसलिए जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो कांग्रेस मुस्लिमों के साथ खड़ी होती है और इसी बात को भुनाकर बीजेपी 2014 और 2019 वाली स्थिति में वापस जाना चाहती है। 4 जून 2024 को आए नतीजों ने जैसे बीजेपी की आंखें फिर से खोल दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेली तो नतीजा उसके पक्ष में आया। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने सत्ता पाने का अपना पुराना ब्रह्मास्त्र फिर से पा लिया है और क्या हरियाणा के बाद झारखंड, महाराष्ट्र में भी ये कारगर साबित होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।